नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास के और साहित्य से संबंधित जो आपका निबंध है उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और इसमें हम लोग डिटेल देखेंगे कि भारतीय साहित्य और इतिहास, इस पर हम निबंध किस प्रकार से लिखें, कैसे लिखें, क्या क्या इसमें कंटेंट होने चाहिए, और इस पे हम लोग मैक्सिमम निबंध जो है कि जो अंक होते हैं, विशेषकर जो है यूपीपीएससी में जो 150 नंबर का आपका निबंध होता है उसमें 95 प्लस कैसे स्कोर करें। और भी कई एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे जीआईसी लेक्चरर का है, जीआईसी लेक्चरर का, और एग्रीकल्चर का एक एग्ज़ाम है जो कि 24 को ही है। वो लोग भी इसको देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर का और ये दोनों का ही, इसमें भी एक एक निबंध 50-50 अंकों के लिखने हैं। आप जो है 30 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, आर ओ मुख्य परीक्षा में भी एक बड़ा रोल निभाता है, तो 120 में से अगर आप 80 प्लस हैं तो आप अच्छा स्कोर है आपका। तो ये सभी स्कोर इस के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं 18 निबंध की एक श्रृंखला पूरी लेकर के आ रहा हूं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप जो है अभियान लाइव कोड यूज़ करके हमारी फ्री क्लासेज एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गेट स्टार्टेड में जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए। यहाँ पर जो है यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाइए, मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे फॉलो करिए और अभियान लाइव कोड यूज़ करके सभी फ्री क्लासेज मेरी एक्सेस कर सकते हैं। 11:45 पर मेरी क्लास अभी हो रही है, जो कि 16 से, ये 16 से 3:30 PM पे होगी। ठीक है, 16 नवंबर से ये करंट अफेयर्स की चल रही है दोस्तों, 3:30 पर होगी। और ये बड़ा ही मज़ेदार है। हम लोग एनुअल करंट अफेयर्स लगभग 600 से 700 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला कर रहे हैं। इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। हमारे बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको अनअकैडमी पर। रिकॉर्डेड लाइव के सेशंस दोनों ही देख सकते हैं। और भी ढेर सारे एडवांटेज हैं अनअकैडमी प्लस के। यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं तो संडे को टेस्ट सीरीज़ होती है 10 बजे, इसमें आप टॉप करके आप अपने मार्क्स, और ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। बैच कोर्सेज हमारे चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें फ़िलोसफी ऑप्शनल मैं करा रहा हूं और टॉप एजुकेटर हमारे अन्य ऑप्शनल करा रहे हैं। यहाँ पर जीएस पेपर 2 के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 12 नवंबर से आप जो है हिंदी और एसए दोनों के लिए ही कोर्स शुरू हो चुका है। 1 महीने का कोर्स है, आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभियान लाइव कोड यूज़ करके जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, अभियान लाइव कोड यूज़ करें, तो मैं आपको एसए और अमरनाथ सर जो है हिंदी कंप्लीट कराएंगे। इसकी फ़ीस के बारे में हम लोग बात करते हैं। केवल सभी कोर्सेज़ के लिए प्री मेंस इंटरव्यू के लिए एक ही फ़ीस होती है, सिर्फ ड्यूरेशन का अंतर होता है। 24 महीने की अगर आप बात करें तो 13,600 फीस है, जिसमें आपको 12,240 रुपये देने होते हैं अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप एसए का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 1700 का है। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करेंगे तो 1530 रुपये का आपको पड़ेगा, जिसमें कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। हमारे अन्य भी प्रोग्राम हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा कि ये पूरी निबंध की पूरी फ्रेमिंग के साथ मैंने पूरा कंप्लीट निबंध ही दे दिया है, जिसमें आप लोग डिटेल में करेंगे। वो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि लगातार पिछले 7 एग्ज़ाम से, 2017 से लगातार जो 7 एग्ज़ाम हुए हैं आगे यूपीपीएससी द्वारा, उनमें सभी मेरे निबंध मेरे नोट से आते हैं और बहुत अच्छे नंबर लोग जो है प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं और अन्य लोग हैं यहाँ पर वो लोग नंबर बहुत अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। और इवन मेरा भी नंबर जो है टॉप स्कोरर में है। अगर आप देखेंगे आर ओ में भी, यूपीपीएससी में भी, तो मेरा खुद का जो है नंबर बहुत ही अच्छा रहा है। तो इसमें हम लोग किस किस पार्ट में इससे बात करेंगे। तो प्रस्तावना देखिए आपको सीखनी होगी। मैं लगातार कहता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ क्लासेज में कि आप लोग कैसे प्रस्तावना को लिखेंगे। ठीक है,
अब प्रस्तावना लिखने में भी लोग कोताही करते हैं, बोलते हैं कि रेडीमेड दे दीजिए। मैं भी बहुत सारे रेडीमेड प्रस्तावना देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की जो है मैक्सिमम चीज़ें मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में बोलना चाहूँगा कि इतने लोग आलसी हो चुके हैं यूपीपीएससी में या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आलस से बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आपको रेडीमेड मैटर कंटेंट मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पैर आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाम सुना होगा सभी लोगों ने। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास की, साहित्य की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। इनकी एक नाटक है इनका, भारत दुर्दशा, बचपन में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये भारत दुर्दशा। इसमें भारत दुर्दशा के ढेर सारे कारण इन्होंने बताए हैं और उसमें बताया है कि क्या क्या जो समस्याएं हैं जो भारतीयों को और भारत को पीछे ले जा रही हैं। उसमें एक बड़ा कारण जो है आलस्य भी बताया है। उसमें एक छोटी सी कहानी वे कहते हैं कि दो दोस्त जो है पेड़ के नीचे एक लेटे रहते हैं और एक के पेट पर जो है एक आम गिर जाता है। आम का पेड़ के नीचे ये लोग लेटे रहते हैं, आम गिरा रहता है। बगल से एक जो जो रास्ते पे कोई व्यक्ति जाता रहता है घोड़े से, तो उससे एक जिसके पेट पे आम गिरा रहता है उससे बोलता है कि भाई ये आम उठा करके मेरे मुंह में डाल दो। तो वो कहता है कि यार तुम कितने आलसी हो, तुम कितने जो है आलसी हो कि गिरा हुआ पेट पर आम भी उठा करके नहीं आप जो है खा सकते हैं। आलस्य की जो अंतिम सीमा है वो वहाँ पर डिस्क्राइब की है दोस्तों। तो पड़ोस वाला जो लेटा रहता है व्यक्ति वो कहता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हो, ये इतना आलसी है, इतना आलसी है कि कल रात भर मेरा मुंह जो है एक कुत्ता चाट रहा था और मैं इसको बार बार बोल रहा था कि इसको हटा दो और वो हटा नहीं सका। तो इसकी आप समझ सकते हैं आलस्यपन की इतनी ज़्यादा इंतहा हम लोग कर रहे हैं कि जो अपना बेसिक कार्य है उसमें फोकस न करके अन्य कार्यों में बहुत सारा समय दे रहे हैं। तो प्रस्तावना पे समय दीजिए, इतना आलस दिखाएंगे तो नंबर कोई और ले जाएगा। दोस्तों इसमें उन्होंने एक कविता भी लिखी है कि वो गा करके ये चीज़ों को समझाते हैं कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना है पर उठ के जाना नहीं अच्छा। कहते हैं बिस्तर पर मिसलें लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। आगे हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, उठ कर उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल लगाना नहीं अच्छा। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये आलस्य का इतना बेहतरीन वर्णन इन्होंने किया है अपनी कविता में। धोती भी पहने जबकि कोई गौर पिन्हा दे, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है इसे तकलीफ हो तो हो, जब जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, फाकों मतलब कि आप जो है भूखे मर जाइए, फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा। और सिजदे से गर बिहिस्त मिले दूर कीजिए, सिजदे से गर बिहिस्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर झुकाना नहीं अच्छा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मिल जाए हिद खाक में हम काफिलों को क्या, मिल जाए हिद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। तो इसका पूरा जो है वर्णन इन्होंने किया है आलस्य को लेकर के। तो दोस्तों इस मतलब मेरे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि भारतीय साहित्य इतनी समृद्ध साहित्य है, इसमें हर पक्षों को दिखाया गया है। आप देखेंगे चाहे वो प्राचीन काल से हो चाहे आधुनिक काल में हो, हमारे साहित्य इतना ज़्यादा रिच रहा। इसके इतिहास को हम लोग समझेंगे तो पहले तो प्रस्तावना एक अच्छी सी आप लोग लिख लेंगे, जैसे भी होगी प्रस्तावना में थोड़ा बहुत बता दूंगा। साहित्य क्या है, व्हाट इज़ लिटरेचर, और यह साहित्य इतिहास से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लिटरेचर का हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देखिए अगर हम साहित्य को इग्नोर करें तो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो,
साहित्य के बिना इतिहास जो है बिल्कुल अनजान है, अधूरा है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है इतिहास की जानकारी के लिए। साहित्य जो है एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। और भी स्रोत हैं, जैसे हम जब इतिहास शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया, तो उसमें हम देखते हैं कि खनन एक सोर्स है, सिक्के एक सोर्स हैं, कुछ लेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, वो सोर्स हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है, चाहे प्राचीन इतिहास को हम देखें, चाहे मध्यकालीन इतिहास को देखें या आधुनिक इतिहास को देखें, इसमें साहित्य एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। साहित्य से प्राचीन संस्कृति की जानकारी मिलती है, साहित्य से द्वारा प्राचीन राज व्यवस्था की जानकारी मिलती है, साहित्य द्वारा प्राचीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, साहित्य द्वारा अन्य विभिन्न पक्षों पे हमारे कला, संस्कृति, समाज, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन सभी की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो इन सभी को एक एक दो दो पैरा में लिख करके आप ये निबंध पूरा करिएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है, नकारात्मक साहित्य, सकारात्मक साहित्य क्या होता है। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे आपके पहलू हैं जिनको पढ़ करके, जिनको सोच करके, समझ करके हम देखेंगे पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा भी यहीं से रचा जाता है। हमारे इतिहासकार जो कि अन्य विधाओं से हैं, जैसे आप देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार भारत के विरोध में लिखेंगे, वहीं राष्ट्रवादी भी इतिहासकार जो है वो भारत की जो गरिमा है, भारत का जो महानता है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। वहीं कुछ वामपंथी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार जो है आर्थिक आधार पर इतिहास की बात करते हैं। जो साहित्य उनके मिलते हैं उनमें आर्थिक आधार पर विवेचन देखने को मिलता है। तो ये सभी टोटल जो है कितने बिंदु होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 8 पॉइंट हैं जिन पर हम लोग 1 से 2 पैरा लिख करके ये टोटल 700 शब्दों में, हालांकि ये 1000 शब्दों का पूरा निबंध हो जाएगा, लेकिन इसको आपको एग्जाम में 700 शब्दों में लिखना होता है। आपकी क्षमता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 800-900 भी लोग लिखते हैं। और इसमें अधिकतम अंक कैसे मिलेगा और किस तरीके से हम इसको उधेड़ बुन को आगे बढ़ाएंगे, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, जो लोग भी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं वो लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता से, एक स्टेटमेंट से हम लोग ये ऐसे शुरू करेंगे। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करनी है तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से सत्य साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मनोज शुक्ला मुंतशिर की कुछ वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। उन्होंने अपने इतिहास को लेकर के, अपने इतिहास के लेखकों को लेकर के, अपने योद्धाओं को लेकर के एक बड़ा ही सुंदर वीडियो बनाया है। आप लोग गूगल पे, यूट्यूब पे टाइप करके देख सकते हैं कि हमारे इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। ये भी एक समस्या होती है कि प्रोपोगेंडा को भी लोग फैलाते हैं, किस तरीके से कुछ सामान्य लोगों को एक बड़ा दर्जा दे दिया जाता है और एक बड़े महान हमारे जो शासक होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ये प्रोपोगेंडा भी बहुत सारे वामपंथी और साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने फैलाया है। अंग्रेज़ों की महिमा मंडन करना, जो मुस्लिम आक्रांता हैं उनके बारे में अनायास ही बातें करना, जबकि उनका देश के विकास और इसके समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान नहीं है, फिर भी उसको महिमा मंडित करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है कि श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से सत्य साहित्य, आप समझ रहे हैं, सत्य शब्द जो है इन्होंने क्यों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये क्यों यूज़ किया है, इसका एक बड़ा ही व्यापक महत्व है। इसका उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा, प्राचीन जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, विशेषकर जो हमारे वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के जो हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको संरक्षित करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम अन्य लोग जो है हमें क्या करेंगे, हम पर जैसे जो पुराने जो इतिहासकार हैं, जो आज़ादी के पहले जो है इतिहासकार मैक्स मुलर जैसे लोग जो हैं संस्कृत के ग्रंथों की व्याख्या जो है इंग्लैंड में बैठ कर करेंगे और उस व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्य के साथ छेड़छाड़ और साहित्य में सत्य साहित्य का जानना कितना आवश्यक है, इसकी बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। साहित्य के रूप में इतिहास आज भी हमें जीवित सा लगता है, चाहे वह भगवान राम की 14 वर्ष के वनवास की विरह कथा हो,
या नटखट बाल गोपाल की रासलीला। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी से लेकर के जोधा अकबर की कहानी ने भला किसके हृदय में प्रेम के भाव पैदा नहीं किए होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए राजत्व का सिद्धांत हो या टोडरमल व्यवस्था, यह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं तथा युगों युगों तक प्रासंगिक बने रहेंगे। साहित्य ने इतिहास के कहे अनकहे पहलुओं को जिस प्रकार अपने अंदर समेटा है, उसके लिए ये सभी साहित्यकारों को युग युग तक लोग कोटि कोटि प्रणाम करते रहेंगे। दोस्तों, ये आपकी जो प्रस्तावना होगी, एक छोटी सी प्रस्तावना मैंने लिखने का प्रयास किया है। आप लोग इससे अच्छी और बेहतरीन प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको निबंध में अच्छे अंक पाने हैं तो आपको जो प्रस्तावना है उसी पर ज़्यादा काम करना होगा। जैसे कि हमारी क्लास चल रही है अभी 5 बजे 5 PM पर, जो लोग भी प्लस पर क्लास नहीं देख रहे हैं, 5 PM से लेकर के 6:30 पर तक हमारी क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को क्लास नहीं होती है। ये क्लास जो है 18 क्लास है, ज़रूर इसको ज़रूर देखिए आप लोग। और इसके बाद चूँकि निबंध जो होता है वह 1 महीने का गेम नहीं होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको आराम से ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि हाउ टू राइट अ इंट्रो, हाउ टू राइट मेन बॉडी, हाउ टू राइट योर कंक्लूजन, और कुछ सजेशंस देना हो, कुछ ऐसी बातें करनी हो, तो एक ओजस्वी, एक भावनात्मक, एक कहानी के माध्यम से जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमारा कॉपी चेक करेगा, उसको अपने एसे में अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो समझ लीजिए कि नंबर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं लगातार आपसे बताता रहता हूं कि जो है इन सब चीज़ों में, और ये जो निबंध लिखा गया है ये हेडिंग में सिर्फ पढ़ाने के लिए लिखा गया है। हेडिंग जो डाली गई है ये फॉर टीचिंग ओनली, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे। ठीक है, आपको लिखना है सिर्फ किसमें, पैराग्राफ्स में। अंडरलाइन कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर अलग पेन का यूज़ किया गया है, कर सकते हैं। पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, और साथ ही आपको ध्यान देना है कि 2 पेन का यूज़ करना है जिसमें रेड पेन नहीं होगी, रेड पेन नहीं होगी, इसमें ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करिए आप। कभी कभी ज़रूरत हो तो अंडरलाइन के लिए ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लू ब्लैक के अलावा मैं बोलूँगा कि अन्य पेन का यूज़ ना करिए। ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए रेड पेन का यूज़ मैंने किया है। तो व्हाट इज़ लिटरेचर आगे हम देखेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें दोस्तों। कमेंट आपके बहुत कम आते हैं और आपके कमेंट का मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ। और अगर आपको थोड़ा भी लाभ मिलता हो मेरे क्लासेस से, तो आप लोग हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन अभियान लाइव कोड यूज़ करके ज़रूर ले सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग अनुभूति अभिव्यक्त कराने वाली कला साहित्य काव्य कहलाता है। तो प्राचीन काल में साहित्य शब्द जो था उसके स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न विद्वानों ने काव्य को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो काव्य पर फोकस किया गया था जो पद्यात्मक शैली में लिखे जाते थे ज़्यादातर। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारणे पचक्षते, अर्थात वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार हुए हैं, यानी कि इन्हीं को साहित्य कहा गया है, अलंकृत साहित्य कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो उन्होंने कहा है साहित्य के बारे में, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। तो ये एक छोटे छोटे कोटेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों लिख दें, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहती हैं तो आपका जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनरिच होता है, जो कि डिमांड है यूपीपीएससी में। तो विशेषकर या तो किसी भी जब तक आप फैक्ट से चीज़ों को क्या करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तो आपका निबंध जो है सशक्त नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो अभी क्या है कि हमने क्या किया है, साहित्य के बारे में समझा है कि साहित्य क्या है, साहित्य इतिहास से किस प्रकार संबंधित है, तो आप सभी को पता भी है, लेकिन उसको भाषा में कैसे पिरोएंगे। इतिहास की जानकारी के लिए कि हमारे पास 2 मुख्य स्रोत होते हैं, लिखित और पुरातात्विक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें चीज़ें पता चलती हैं और रिटेन जो चीज़ें हैं वहाँ पता चलती है। लिखित साक्ष्य के रूप में
साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है इतिहास की जानकारी के लिए। आप सभी को पता है कि चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो जो हरिश्चंद्र की दुर्दशा भारत दुर्दशा हो, चाहे वो कोई भी साहित्य हो, चाहे इवन हम भारतीय इतिहास के लिए बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र और आदि लेखकों को पढ़ते हैं, उनका भी साहित्य हो, वो सभी लिखित साहित्य हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। रचनाकार अपने सामाजिक सरोकार से विमुक्त नहीं हो सकता। आप सभी को पता है, मैंने बताया कि लेखन की बहुत सारी विधाएं हैं और भारतीय इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। वह चाटुकार लेखक जो राजाओं के संरक्षण में लेखन जिन्होंने किया है, उन्होंने राजा की ऐसी ऐसी चीज़ों को महिमा मंडित किया है जो संभव नहीं है, और कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिखा है। जैसे आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है, जो आपका इब्न बतूता और बर्नी आदि जो लेखक हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो समझ से परे हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप तैयार रहें कि साहित्य में नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। रचनाकार अपने सामाजिक सरोकार से बिल्कुल विमुक्त नहीं हो सकता। सामाजिक सरोकार क्या है कि वह किस धर्म में, किस जाति में, किस समय में पैदा हुआ है, उसमें उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, झुकाव होता है। यही कारण है कि साहित्य अपने समय का इतिहास बनता चला जाता है। अपने समय पर तीखे होकर दुष्यंत कुमार कहते हैं, कहाँ तो यह तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी पेट्रोल के दाम कम करने, और देखिए कहाँ चल रहा है। तो पेट्रोल जो है किसानों को डीजल मिला करता था सब्सिडाइज रेट में, आज नहीं मिल रहा है। तो ये पंक्तियाँ जो है समसामयिक भी होंगी, और ऐसे हमारे महान साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश काल में राजाओं के लिए, हमारे शासकों के लिए, हमारे जो अभी लोकतंत्र में हमारे मंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनके पे भी बहुत अच्छे से फिट होती हैं। इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समझ रहे हैं आप? भारतीय इतिहास की जानकारी के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है। प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा गया। अब इसमें थोड़ा सा आप चाहेंगे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, आप कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा कम करेंगे। एक तो होता है धार्मिक साहित्य। आप सभी को पता है कि हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्यों में इसको, प्राचीन साहित्य को विभाजित किया गया है। हिंदू धार्मिक साहित्य में प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकों से मिलती है। प्रमुख रचनाओं में जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारत की राज्य व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी जाती है, जो कि हिंदू धार्मिक साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध जैन संबंधित साहित्य जो रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि जातक कथा और पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी पिटक जो है, इनके माध्यम से बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में आप आगम देख सकते हैं। तो त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, जिसमें सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। जातक कथाएं हैं। इन सब के माध्यम से हमें बुद्ध के जीवन के जानकारी मिलती है। बुद्ध से पहले और बाद में क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय में क्या क्या, कौन कौन से शासक थे, बुद्ध ने कहाँ कहाँ यात्राएं की, किस किस से मिले, क्या क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। जैन धर्म में हम साहित्य की बात करें तो आगम साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन धर्म साहित्य में आगम साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य मुख्य जैन ग्रंथों में आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये निबंध में ऐसा नहीं है कि आप निबंध की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में लाभ नहीं होगा, बहुत सारा लाभ होता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनता है आपके दिमाग में किसी टॉपिक को रिटेन लिखने का। कोई भी टॉपिक आप जब राइट करते हैं, जब उसको लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बनता है, एक जो है प्रवाह बनता है, एक जो है कहानी के माध्यम से चीज़ों को आप पिरोते हैं, तो वो चीज़ें सीक्वेंस में याद करने में भी आसान होती हैं। तो चीज़ों को लिखते समय आप ध्यान रखिए कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी सटीक हो और
ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अगर फैक्ट नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप निबंध लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ फैक्चुअल जानकारी है तो आप इसको अच्छे से दर्शा सकते हैं। दोस्तों, धर्म के अलावा अन्य साहित्य को धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। धर्म के अलावा अन्य साहित्य को धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृत्तांत इत्यादि शामिल हैं। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचनाएं प्रमुख हैं। यह साहित्य अपेक्षाकृत सटीक हैं और धर्म, जाति और क्षेत्र आदि से परे हैं, लेकिन कुछ जो है राजाओं के संरक्षण में जो लिखी गई हैं उसमें महिमा मंडन देखने को मिलता है। इसमें प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। दास प्रथा थी, नहीं थी, उस समय लोगों का जीवन कैसा था, कितने भागों में समाज को बांटा गया था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, किस प्रकार से वहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप होते थे, जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट होते थे, नहीं होते थे। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक हमें जानकारी मिलती है जो एग्जीक्यूशन से और उत्खनन आदि से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही माध्यम से। उसमें साहित्य, हालांकि अभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया गया है, लेकिन अभी भी उसका जो है पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी 2-4 सालों में आप देखेंगे कि हमारी जो आद्य संस्कृतियां हैं उनके बारे में कुछ ठोस जानकारी हमें मिल सकती है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलती है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, तो ऐतिहासिक पुस्तक में इसको प्रमुख स्थान दिया जाता है, अष्टाध्यायी को। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस प्रथम जासूसी ग्रंथ इसे माना जा सकता है। अष्टाध्यायी को मेरे ख्याल से प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसको कहा जाता है। मेरे ख्याल से अष्टाध्यायी को ही कहा जाता है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस प्रथम जासूसी ग्रंथ है। यह जो है जासूसी जो है जो आप सीआईडी वगैरह देखते हैं तो उस पर ये लिखा गया है। कथा सरित सागर सोमदेव कृत है, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर मौर्य काल की जानकारी इसमें मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन जो है राजनीतिक ग्रंथ है ये। मालविकाग्निमित्रम जो है शुंगों के बारे में जानकारी कालिदास द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम जो है कालिदास की लिखी गई है। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश की जानकारी इसमें मिलती है। और वो बाण भट्ट हर्षचरित, बाण भट्ट जो है द्वारा हर्षचरित जो है ये हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन इसमें दिखने को मिलता है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो चौहान वंश का वर्णन इसमें मिलता है। इसी प्रकार मध्यकालीन से लेकर के आधुनिक साहित्य के द्वारा इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हमें मिलती है। चाहे वो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखें, यंग इंडिया लिखें, न्यू इंडिया देखें, तो इसमें थोड़ा सा मैंने मध्यकाल और आधुनिक काल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, तो आधुनिक काल को मैंने थोड़ा सा कम वेटेज दिया है, जो कि आप लोग नहीं ऐसा करेंगे। प्राचीन काल में ही थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो गया है, ऐसा होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आधुनिक काल में आप जो है चाहे वो गांधी जी की रचनाएं हों, चाहे मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे आप नेहरू जी हों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या आप जो है देखेंगे दादा भाई हों, इन्हीं लोगों के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे वो सुमित सरकार हों, ये सभी लोगों ने साहित्य का निर्माण किया है, इन सभी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। साहित्य से प्राचीन संस्कृत की जानकारी मिलती है, प्राचीन संस्कृत की ही नहीं, मध्यकालीन और आधुनिक संस्कृत। तो यहाँ प्राचीन शब्द आप हटा सकते हैं। जो है सभी कालों में जो संस्कृत की जानकारी हमें मिलती है। चूँकि इसको मैं डाइवर्ट कर ले गया हूँ किसकी तरफ, प्राचीन सभ्यता की तरफ, संस्कृत की तरफ, तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप ऐड ऑन कर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के साहित्यिक स्रोत मिले हैं, परंतु पढ़े नहीं जा सके हैं। अब जो है इसे पढ़ा गया है 2019-20 के बजट में बताया गया है कि इसको पढ़ लिया गया, हालांकि अभी इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया है। अतः साहित्यिक स्रोत जिन्हें पढ़ा जा सकता है वो वैदिक सभ्यता से सर्वप्रथम मिले हैं। वैदिक साहित्य में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित विभिन्न रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटिशन है, इस रिपीटिशन को आप नहीं करेंगे एग्जाम में। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध जैन साहित्य आपको देखने को मिलते हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं। साहित्य और प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। वैदिक युग में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं।
महिला शिक्षा पर हमें देखने को मिलती है कि महिलाएं जो है उस समय आपला लोपामुद्रा आदि जो है ये महिलाएं थीं जिनके बारे में हमें देखने को मिलता है कि एंशियंट एरा में भी वो क्या रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक दोनों राज्य व्यवस्था थी। मौर्यकाल वंशानुगत राज्य व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दंड, कोष, दुर्ग और मित्र 7 अंग बताए गए हैं। ये हम लोग आज भी अपने राजनीति व्यवस्था में और दार्शनिक क्रियाकलापों में इसका यूज़ करते हैं। सातवाहनों के शासन काल में स्त्रियों की भूमिका हमने देखी है, जिसपे जो है आप देखते हैं कि गौतमी पुत्र, सातकर्णी, ये सब चीज़ें जो है लिखी गई हैं, महिलाओं को वेटेज दिया गया है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। शिवाजी शिवाजी के शासनकाल के संचालन हेतु अष्टप्रधान आप देखने को मिलते हैं। और साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो टोडरमल की आईने दहशाला, आधुनिक काल में लेखकों के ब्रिटिश शासन की जानकारी जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, अन्य पुस्तकें तथा उससे प्राप्त जानकारी भी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया को और बढ़ा सकते हैं आप। एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, चूँकि ये जो है प्रश्न जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक को, हर चीज़ों को एक दूसरे से समाहित करते हुए चीज़ों को पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। साहित्य व अर्थव्यवस्था, तो विभिन्न साहित्यों के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे वैदिक सभ्यता जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आपको पता है वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बेलनाकार मुहर थी, चरागाह जो फेमस थे, जो घुमक्कड़ी व्यवस्था थी, जिसमें जो है उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे अस्थायित्व देखने को मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है लौहिगिन सभ्यता देखने को मिलती है। मौर्य काल में भाषक और कांकड़ी नामक सिक्के प्रचलन में वणिक तथा स्वर्णकार शासन की आज्ञा से सिक्के चलाते थे। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के प्रारंभ में सिक्के यह बतलाते हैं कि इस काल में व्यापार जोर पर चलता रहा और आपने देखा कि नगरों की समृद्धि बढ़ी और साथ ही जो हमारे विदेशी जो रचनाकार आप मेगस्थनीज, वेनशंग, फाहियान, ये सब आए तो इन्होंने अपने साहित्य में बहुत सारा वर्णन किया है कि मौर्य काल की, गुप्त काल के जो महिमा मंडन इन्होंने किया है, बहुत बड़े स्तर पर समझाया है कि इस समय जो है भारत जो है एक समृद्ध राज्य के रूप में इन सब शासकों के काल में देखा गया है। साथ ही दोस्तों मुद्रा राक्षस में शिल्प व वणिक लोगों का उल्लेख देखने को मिलता है। आधुनिक युग में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया है। इसमें आप देखते हैं इसका जो पब्लिकेशन हुआ है 1901 में हुआ, जो पहले जो है ऑथेंटिक पब्लिकेशन, और उससे पहले जो है 1867-68 में लिखी गई है। आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत लिया गया है। सुमित सरकार की पूरी पुस्तक आप देखेंगे, आधुनिक भारत जो है वो आर्थिक आधार पर लिखी गई है। ऐसे ही बहुत सारे अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अन्य लोगों के लेखनी हैं जिसमें आप देखते हैं कि भारतीय लोगों के आर्थिक व्यवस्था पर एक तंज और आदि चीज़ें कसी गई हैं। तो दोस्तों ये जो है इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी हमारे फ्री क्लासेस कर सकते हैं। हमारी फ्री क्लासेस जो है रेगुलर जो है 3:30 पर आपको देखने को मिलेंगी। कब से? 16 नवंबर से डेली हमारी 1 घंटे की फ्री क्लास होती है। यूट्यूब पर हमारी 1 घंटे की डेली फ्री क्लास होती है। आप इसका लाभ ले सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों को बोलिए, गेट स्टार्टेड पे जाएं, हमारा जो है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दें, यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाएं। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे फॉलो कर लें। और साथ ही हमारा कोड है अभियान लाइव। इससे कोड से देखिए दोस्तों, आप किसी भी, आपका छोटा भाई हो, बहन हो, कोई भी दोस्त मित्र हो जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी में, एनडीए, सीडीएस, सीए की तैयारी कर रहा है, बच्चे हैं जो 6 से लेकर के 12th की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एडमिशन आप लेते हैं अभियान लाइव कोड यूज़ करके, चाहे आप टेट है, नेट है, जेआरएफ है, इसके सभी के कोर्सेज हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। उसमें आप अभियान लाइव कोड यूज़ करके लाभ ले सकते हैं। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बेस्ट एजुकेटर से यहाँ सीखने की,
गेट एक्सेस टू द बेस्ट मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी होती है इन सिंक विथ एकेडमिक कैलेंडर, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास आपको देखने को मिलती है, अनलिमिटेड क्विजेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं और साथ ही मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रोइंग होने वाली यूनिकॉर्न कंपनियों में से एक है। दोस्तों ऑनलाइन एडुटेक का आप लोग देख रहे हैं कि अनअकैडमी एक बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है इसकी सारी सर्विसेज बहुत ही फिजिबल हैं, बहुत ही मज़ा आता है आपको अगर इस पर क्लास करते हैं। रैंक 1 से लेकर के 25 तक के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है हमारी अनअकैडमी। जो लोग भी आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, प्रत्येक संडे को 10 बजे आप जो है हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हैं, जो कि 200 नंबर का ये टेस्ट होता है। आप जो है इसमें 120 नंबर का ड्यूरेशन 120 मिनट का होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ। और जब भी सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों, अभियान लाइव कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। आर प्रीलिम बूस्टर की सीरीज चल रही है जो कि पूरी तरीके से फ्री है। प्रगति आर प्रीलिम्स बूस्टर है, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों बैच कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सभी जो है कोई ना कोई ऑप्शनल पढ़ाते हैं, जैसे कि गौरव शुक्ला सर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ, दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय, अमरनाथ सर जो है हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी लिटरेचर, सूर्यवंशी सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और सोशियोलॉजी जो है मुकेश सर पढ़ाते हैं। तो ये आप जो है इनमें से कोई भी ऑप्शनल लेते हैं ना, तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती है, एक ही पेमेंट है, ड्यूरेशन का पेमेंट आपको करना होता है। यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का देखिए पूरा कंप्लीट पेपर 2 का बैच शुरू हो गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप अभियान लाइव कोड यूज़ करें। इसमें हमारे टॉप एजुकेटर अजय सर हैं, मनोज सर हैं, गौरव शुक्ला सर हैं। विजयी भव नाम से दोस्तों एक बैच आ रहा है जिसको हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में, हिंदी और एसए का बैच आ रहा है, जिसमें हिंदी अमरनाथ सर करा रहे हैं और मैं आपको निबंध की पूरी क्लासेस कराऊंगा। और ये कोर्स बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों, ये शुरू हो चुका है 12 नवंबर से 5 PM पे ये बैच क्लास शुरू होती है इसकी। और इसका सब्सक्रिप्शन मात्र जो है 1530 रुपये है, आप लोग ज़रूर ले लें नोट्स के साथ। अब देखिए इतने सारे एग्ज़ाम की एक ही तैयारी होती है, यूपी अपर प्री मेंस इंटरव्यू, हिंदी एसे और आपके जितने भी मेंस के आंसर राइटिंग क्लासेस होते हैं सब इसी में है। लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्सेज सबकी एकमात्र फीस है, एकमात्र सब्सक्रिप्शन है। कोई अलग से कोई कोर्स आपको नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज भी ढेर सारी है, मेंस की भी टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है। 24 महीने की फीस जो है, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई पर भी चला सकते हैं। 13,600 फीस होती है दोस्तों। अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको मात्र 12,240 देना होता है। 12 महीने की फीस जो है वो 9,350 है, जिसमें आप अगर अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं तो 8,415 देना होता है। 6 महीने की फीस जो है वो 7,650 है, आपको 6,885 देना होता है अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं। 3 महीने की फीस आप जो है 4,250 है, जो भी आपको वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और 1275 पर मंथ पड़ता है आपको, 3,825 आपको देना होता है। 1 मंथ की अगर आप हिंदी और एससे केवल सीखना चाहते हैं तो 1,700 रुपये में सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभियान लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं तो 1,530 रुपये इसकी फ़ीस हो जाती है। ये पूरी जानकारी रही दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है और बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए एक कोर्स है, आप एक साथ ज्वाइन करेंगे तो 1 साल की फीस 10,620 है। इस पर भी डिस्काउंट अभियान लाइव कोड के बाद मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीपीएससी जो है चैनल दोस्तों, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और हमारा अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है अनअकैडमी आप सभी के बीच लाती है। ढेर सारे फ्री क्लासेज होती हैं, जो लोग आप सक्षम नहीं हैं वो हमारे फ्री क्लासेज देख सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। आइए हम लास्ट में देख लेते हैं निष्कर्ष किस प्रकार से होना चाहिए। तो आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया गया है। दोस्तों अगर आपको कार्यक्रम हमारा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। निष्कर्ष के बारे में हम बात करते हैं। अब इससे पहले कुछ सुझाव भी आपको देखने हैं कि साहित्य पढ़ते समय जो है लेखक का विचारधारा, लेखक की मानसिकता किस समय में लिखी गई है उसको भी ध्यान में दे करके आप पढ़ते हैं। निष्कर्षतः साहित्य रूपी बीज में हमें इतिहास रूपी फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि रचनाकार अपनी रचना तात्कालिक समाज से प्रेरित होकर लिखता है अथवा उसकी रचना में तत्कालीन समाज का वर्णन आवश्यक रूप से रहता है। यही कारण है कि साहित्य तिथिवार इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत बनता जाता है।
अतः घटना कहना सर्वथा उचित होगा कि वर्तमान का साहित्य भविष्य का ऐतिहासिक स्रोत है। ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी कल को एक इतिहास बनेगा, ठीक है। ये भी कल को एक इतिहास बन जाएगा। 10 साल बाद कोई अगर मेरी वीडियो देखेगा, मेरे नोट्स देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि ये जो है निबंध की रचना जो है मैंने की थी, और ये एक प्रकार का वीडियो साहित्य जो है बन जाएगा। तो आज का जो भी काम हो रहा है वो इसी प्रकार से गुथता जाता है, बहता जाता है, और विभिन्न पक्षों में चल करके ये क्या कर बन जाता है, एक प्रकार से बन जाता है आपका साहित्य। तो ये साहित्य जो है विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। और जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारे नंबर, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो नंबर के लिए आप जो है हमारी पुरानी वीडियो यूपीपीएससी मैराथन 2018 वाली देख लें, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कोशिश करिए दोस्तों कि सभी पहलुओं को आप लिखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।